बच्चों, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने दो प्रकार के स्रोतों की जानकारी प्राप्त की है, साहित्यिक स्रोत और दूसरा पढ़ रहे हैं हम पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, एक एक करके हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, तो आप उनको सुनते रहें और उन्हें याद भी करें और मुख्य बिंदु के रूप में भी आप उन्हें लिखें। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत जो है वो पुरातात्विक स्रोत है, सर्वाधिक इतिहास की जानकारी के लिए। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में पुरातत्व का क्या मतलब है? तो पुरातत्व का मतलब है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना। अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना। जैसे इतिहास में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम आप कक्षा 6 से सुनते आए हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का मतलब है मिट्टी का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला भी बोल सकते हो आप इसे। के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईस्वी तक पूर्व तक पीछे चला गया है। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से करीब भारतीय सभ्यता जो है वो 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक पीछे चली गई है। इसके बाद आपका एक अभिलेख है, उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या नाम है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इस हाथी गुम्फा अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि कलिंग में एक राजा था और राजा का नाम था खारवेल। तो कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है कि कलिंग में एक राजा था जिसका नाम खारवेल था। ये जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इतिहास के भौतिक साक्ष्य इन्हीं स्रोतों में हैं। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया। अब पुरातात्विक स्रोतों को बांटा गया है। सबसे पहले देखिए, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष यानी जो खुदाई में मिले हैं। दूसरा, अभिलेख। ठीक है, तीसरा, सिक्कों से पता चलेगा पुरातात्विक स्रोतों का, सिक्के और मुद्राएं। तीसरा, स्मारक और भवन। ठीक है, फिर मूर्तियाँ, शेर चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ आदि जो है, इससे हमें पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी मिलती है। तो हम इन पांचों पॉइंटों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन का क्या मतलब होता है? खुदाई। ठीक है, तो उत्खनन यानी खुदाई में हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं? सबसे पहले देखिए आप, मृद भांड, औजार और अन्य उपकरण। ठीक है, तो मृद भांड और औजारों से भी हमें पुरातात्विक खुदाई में जो हमें ये प्राप्त हुए हैं, इससे भी हमें अवशेषों की जानकारी मिलती है। पाषाणकालीन मानव संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत हैं। खुदाई से प्राप्त औजारों और मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन से हमें भारत में मानव की विकास यात्रा को हम समझ सकते हैं। औजारों और मिट्टी के बर्तनों के माध्यम से हम मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। साथ ही सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी भी हमें इस उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है, जिससे हमें पता चला, खुदाई में मिले हुए मृदभांडों, बर्तनों, औजारों से ही हमें पता चला कि हमारे यहाँ देश में सिंधु और सरस्वती नदियाँ जो है, इनका उद्गम हुआ है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण यानी पत्थर के उपकरण अधिक प्राप्त हुए। जब मृदभांड का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारतीय सभ्यता में 4 मृदभांड संस्कृतियाँ विद्यमान रही है। 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति देखने को मिली है। तो सबसे पहले 4 प्रकार में सबसे पहला प्रकार देखिए आप, गेरवे रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। गेरवा रंग आप समझते हैं, गेरवे रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। फिर दूसरा आपको मिला है बर्तन मिट्टी का काले और लाल मृदभांड परंपरा संस्कृति। तीसरा मिला है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति।
ठीक है। और चौथा मिला है उत्तरी काली चमकीली परंपरा वाली संस्कृति। ठीक है, काले और लाल मृदभांड परंपरा संस्कृति। चित्रित का मतलब है कि मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके ऊपर पेंटिंग की हुई होती है, जैसे आपने कुम्हारों के यहाँ देख रखा होगा। कुम्हार जाति के लोग जो मटकी के ऊपर मारने बनाते हैं वो इसी से संबंधित है, चित्र सलेटी। और उत्तरी काली चमकीली परंपरा संस्कृति जो है, ये 4 प्रकार की मिट्टी के बर्तनों पर 4 प्रकार की संस्कृति से पता चला। पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी हमें पता चली, ये खुदाई में प्राप्त हुए। उत्खनन में सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे, कांसे की सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण, अनेक पुरावशेष मिले, जिससे तत्कालीन मानव समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, सड़कों से, नालियों से, भवनों से, तांबों से, कांसे के बर्तनों से, औजार से, बर्तन और आभूषणों से, सिक्कों से, मुद्राओं से, इनसे पता चला हमें कि पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार के थे और कितने पुराने थे, उनका समय कब से कब तक का था, ये सब की जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर जो है पुरातात्विक स्रोतों में, वो है अभिलेख का। किसका है? अभिलेख का। अभिलेख के बारे में देखिए आप, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का सर्वाधिक स्थान महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, ये जो अभिलेख है इनकी खास बात ये है कि एक तो तिथि युक्त होते हैं, यानी इसके ऊपर तिथि लिखी हुई होती है, और दूसरा समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इनका महत्व है। मतलब समसामयिक दृष्टि का मतलब है लेटेस्ट ही लगते हैं, और तिथि युक्त होते हैं, तो इनका ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है अभिलेखों का। शासन विशेष के दौरान तिथि, क्रम और उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से ही मिली है। स्थान अभाव के कारण इनमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती। स्थान अभाव के कारण इसमें संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, परंपरा, तिथि, क्या क्या मिलता है आप वापस सुन लीजिए। इनसे अभिलेखों से मतलब क्या पता चलता है? अभिलेखों में शासक का नाम, राजा का नाम, व्यक्तियों के नाम, वंश, परंपरा, तिथि, कार्य, समसामयिक घटना आदि के बारे में हमें इन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, अशोक के अभिलेख जो है उससे हमें सम्राट अशोक के कार्यकाल के बारे में पता चला। खारवेल, कलिंग का राजा था खारवेल, उसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिली, उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, आपने पढ़ा है सातवाहन वंश, और उसका ये राजा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसका वर्णन हमें नासिक अभिलेख में मिला। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी हमने पढ़ा था कि प्रयाग प्रशस्ति में जो है ये सभी प्रशस्ति के बिना प्रशस्ति के बिना प्राचीन इतिहास की जानकारी अधूरी है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति आपको पता है, इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं इसे। और इस प्रयाग प्रशस्ति में जो है राजा हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट, उसने भी इसके अंदर अपने राजा हर्ष के बारे में जानकारी लिखी। सम्राट मौर्य की 7 लाइनें जो है वो भी खंबे पर पाई गई। उसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में भी इस प्रयाग प्रशस्ति पर लिखा गया। राजा हर्ष ने जो हर 5 साल में वो दान देता है और अपने तन का कपड़ा तक नहीं रखता, वो भी दान में दे देता है, तो उसके जैसा महान और दानवी राजा आज तक हुआ नहीं है। इसकी जानकारी भी हमें प्रयाग प्रशस्ति के अंदर मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति के बिना तो इतिहास की जानकारी ही अधूरी है, इसके बिना अधूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इम्पोर्टेंट लाइन देखिए कि अशोक के अभिलेख हमने पढ़ा था, ज़्यादातर अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन 2 लिपियों में पाए गए हैं। पाकिस्तान की साइड जो है, पाकिस्तान के इधर जो अभिलेख मिले वहाँ पर जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि में मिले, और ज़्यादातर अधिकतर अभिलेख जो है वो अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। अशोक का शिलालेख भी मिलता है, यानी चट्टान पर लिखा हुआ। अशोक के स्तंभ लेख भी मिलते हैं, यानी खंभों पर लिखा हुआ। और अशोक के गुहा लेख भी मिलते हैं, यानी गुफाओं में वर्णन किया गया, लिखा गया चित्रों के द्वारा, पक्षियों की पेंटिंग के द्वारा, और महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित चीज़ें भी जो है वो गुफाओं में लिखी गई। अजंता एलोरा इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हमें अभिलेखों की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण है, कला के मामले में उत्कृष्ट उदाहरण है अशोक के। और ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उत्कीर्ण है। लंबे कलात्मक स्तंभ यानी कि खंभों पर, आपने सारनाथ का स्तंभ देखा है। ठीक है, कलात्मक स्तंभ और शिलाओं पर, चट्टानों पर इसके अभिलेख लिखवाए हैं उसने। ठीक है,
उसके बाद देखिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जूनागढ़ का रुद्र दामन शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का रुद्र दामन शिलालेख, आपको याद होगा कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो ये जानकारी हमें किससे पता चली? ये जानकारी हमें पता चली जूनागढ़ के अभिलेख से। और रुद्र दामन ने उसी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, नवनिर्माण कराया। तो ये जानकारी भी हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्तंभ लेखों में, स्तंभ मतलब खंभे, तो स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मेहरौली का स्तंभ लेख मैंने आपको बताया था। ये खंभा आज भी लोहे का बना हुआ खंभा है और इस पर आज तक जंग नहीं लगा। इतनी बरसात वगैरह जो भी आई है, लेकिन आज तक ये खंभा वैसा का वैसे ही चमक रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो स्तंभ लेख जो है मेहरौली का चंद्र बना हुआ है इसके ऊपर, ये भी इम्पोर्टेंट स्तंभ लेख है, खंबा है। उसके बाद स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ लेख लिखवाया। और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ प्रमुख है, इस पर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। ताम्र लेखों से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है, तांबे के लेखों पर गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिली है। और इसमें इम्पोर्टेंट है तांबे के लेखों में इम्पोर्टेंट है प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख, विशेष उल्लेखनीय है। प्रभावती गुप्ता ये इम्पोर्टेंट है, इसका तांबे पर लिखा हुआ है, तांबे पर लेख लिखा हुआ है, इसका विशेषणीय है प्रभावती गुप्ता का। और फैक्ट है, ये एग्जाम्पल की दृष्टि से है, एग्जाम्पल है, फैक्ट है, इतिहास में दिए गए हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुहा लेखों में अशोक के बराबर गुहा लेख, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जब हम पढ़ रहे थे अशोक के बारे में, तो अशोक ने जो है अपने समय में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई, सुदामा झोपड़ी, ठीक है, सुदामा झोपड़ी कर्ण, ये 4 जो है इसने गुफाएं बनाई और बाद में उनको दान में दे दिया। दशरथ इसका जो पोता था अशोक का, उसने भी नागार्जुन की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए, जैनियों के लिए गुफाएं दान में दे दी। तो ये सब हमें पता चला इन गुहा लेखों से। उसके बाद सातवाहनों के नासिक और नानाघाट, सातवाहनों के नासिक और नानाघाट गुहा लेख बहुत ही उपयोगी है। कई मूर्तियों के शीर्ष या अधोभाग में शासकों ने लेख लिखवाए, मूर्तियों के शीर्ष पर लिखवाया या फिर मूर्तियों के नीचे वाले भाग पर लिखवाया, जिससे उनके बारे में जानकारी मिलती है, और ये अभिलेख मूर्ति लेख कहलाते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जानकारी भी हमें मिलती है। तो इस प्रकार इतिहास में जो है वो आपके अभिलेख भी पुरातात्विक स्तरों की जानकारी देने में मददगार साबित होते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए आगे आता है आपका सिक्के। सिक्के भी देखिए, सिक्के बहुत इम्पोर्टेंट है। सिक्के और मुद्राएं, आप चित्र देख रहे हैं सिक्के का, नहपान का चित्र, नहपान ने सिक्के पर अपना खुद का चित्र बनवाया। समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए अपना चित्र बनवाया और एक साइड लिखवाया इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि लगवाई इसने। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिक्कों का, मुद्राओं का और मोहरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन सिक्कों में, मुद्राओं में, मोहरों में क्या लिखा जाता था? सिक्कों, मुद्राओं और मोहरों में जो है वो आपके शासकों के बारे में, शासकों के नाम यानी राजा का नाम, तिथि कब का बनाया हुआ है सिक्का, चित्र, राजा के खुद की चित्र, जैसे समुद्रगुप्त का चित्र आप देख सकते हो वीणा बजाते हुए, वंश परंपरा कि किस राजा ने या किसका पोता है, किसका बेटा है, तो वंश परंपरा का पता चलता है सिक्कों से। धर्म का पता चलता है, गौरवपूर्ण कार्यों का पता चलता है, कला, शासक की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। इस प्रकार सिक्कों से कई प्रकार की जानकारी मिली। गुप्तकालीन सिक्कों में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली, जैसे आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के वीणा बजाने के बारे में हमें पता चला। वीणा वादक और व्याघ्र निहंता सिक्के उसके संगीत के प्रति उसकी रुचि और उसके वीर शौर्य को बताते हैं। तो इस प्रकार सिक्कों से भी हमें राजा, महाराजा और शासकों के बारे में, उनके शौक के बारे में पता चला। इसके अलावा कुमारगुप्त के बारे में आप देखिए, कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के। कुमारगुप्त वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। तो कुमारगुप्त जो है उसने कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। शैव मतलब शिव का भक्त है और कार्तिकेय शिव का पुत्र है। तो कार्तिकेय प्रकार के सिक्के बनाए उसने, कार्तिक का चित्र बनवाया उससे, जिससे पता चलता है कि ये शैव अनुयायी है, यानी शिव जी का भक्त है।
सिक्कों से राजाओं के शासकों के राज्य विस्तार सिक्कों से राजाओं के राज्य विस्तार, आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी के थे। सबसे पहले जो सिक्के प्राप्त हुए वो सिक्के आपके चांदी के, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। इन पर केवल चित्र है। इन पर चांदी के और तांबे के जो सिक्के हैं इन पर केवल चित्र बने हुए हैं और इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता है। मतलब पंचमार्क मतलब है कि इनके ऊपर दागा जाता था, चित्र दागा हुआ है इनके ऊपर, तो इन पे पंच मारा हुआ है, आहत किया गया है सिक्के को, चांदी के तांबे के सिक्के को। तो इस प्रकार ये आहत या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की और कुषाणों के समय, कुषाणों का राजा कनिष्क था और कुषाणों के समय स्वर्ण और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने और तांबे के सिक्के भी चलाए। और उन सिक्कों पर क्या लिखवाया? उन सिक्कों पर उसने लिखवाया राजा, सिक्कों पर राजा का नाम लिखवाया, राज चिन्ह लिखवाया, धर्म चिन्ह लिखवाया तथा तिथि अंकित करवाई। तो इससे पता चला कि ये सिक्के जो है वो कनिष्क के समय यानी कि कुषाणों के समय सोने के और तांबे की मुद्राएं चलाई गई, सिक्के चलाए गए। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी हमें सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या क्या समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व और यूप के चिन्ह है। अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ है, वीणा बजाते हुए लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, उसके साथ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया है। ठीक है, बयाना राजस्थान भरतपुर के अंदर आता है और जोगलथम्बी नासिक उज्जैन एमपी से सिक्कों के ढेर मिले हैं। नासिक उज्जैन एमपी के अंदर आता है, वहाँ से सिक्कों का ढेर मिला। जोगलथम्बी के सिक्कों से शकवाहन, सातवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती है। जोगलथम्बी से जो सिक्के मिले उन सिक्कों को देखकर लगता है कि शकों ने भी सातवाहनों के साथ, सातवाहन और शक दोनों के बीच में जो है संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, उसकी जानकारी हमें जोगलथम्बी से मिल रही है। ठीक है, और सातवाहनों का राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी किए थे। शकों के ऊपर आक्रमण करके शकों को जीत लिया और उनके सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवा दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक महान राजा रहा है, आप पढ़ चुके हैं, सातवाहन राजा है ये। सिक्कों के साथ साथ मोहरें भी प्रचलित हुई है और इस पर मोहरों पर राजा, सामंत, पदाधिकारी, गारिकण, व्यापारी और व्यक्ति विशेष हस्ताक्षर व उनके नाम होते थे। बसाड़ 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं बसाड़ में। प्राचीन वंशावली से पता चला कि 274 मिट्टी की मोहरें बसाड़ से मिली है। तो इस प्रकार मोहरों का सिक्कों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिक्कों से क्या जानकारी प्राप्त होती है, आइए पढ़ लेते हैं। सिक्कों से जानकारी जो है, सबसे पहले तो तिथि क्रम की निर्धारण होता है कि कौन सी तिथि किस तारीख को सिक्के जारी हुए। फिर सिक्कों के बाद धार्मिक विश्वास की जानकारी प्राप्त होती है कि व्यक्ति अपने धर्म पर कितना विश्वास रखता है। ठीक है, फिर कला पर प्रकाश डाला गया। व्यापार और आर्थिक स्तर की जानकारी सोने के, तांबे के, चांदी के, तो व्यापार से पता चला। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान भी सिक्कों से हुआ। नवीन तथ्यों का उद्घाटन हुआ और शासकों की रुचियों का ज्ञान भी सिक्कों से ही प्राप्त हुआ कि उन्हें वीणा बजाने का शौक़ है या जो है अपने चित्र लगवाने का शौक़ है या चित्रकारी कराने का शौक़ है। तो इस प्रकार हमें सिक्कों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद आती है आपके स्मारक व भवन। स्मारक व भवन के बारे में देखिए। स्मारक व भवन पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत भूमि पर